चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो लास्ट क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि सर जब एक फिगर को दूसरी फिगर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट जो आता है दैट इज नॉन एज रेशियो। जो रेशियो है वो सिंपल प्रोपोर्शन में होते हैं 2:1, नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स इस तरीके से, या फिर वो परसेंटेज टर्म में भी हो सकते हैं। तो सिंपल प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ टाइम्स या परसेंटेज टर्म्स। एनालिसिस का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन दो तरीके का हो सकता है, इट में बी इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इट में बी इंटर फर्म कंपैरिजन। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन इंटरेस्टेड है रेशियो जानने में? ऑनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट। ये जानना चाहते हैं कि रेशियोज क्या है, अकॉर्डिंगली उनको जो भी डिसीजन लेने हैं वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली अगर मैं बात करूं 3 कैटेगरीज के रेशियो कैलकुलेट करती है: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज। और फाइनेंशियल रेशियोज में 2 कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का, जिसमें सिंपल अगर मैं बात करूं तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, दूसरा क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। बट आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी कुछ जगह देखने को मिल सकता है, दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन में लिक्विड लाइबिलिटी। इसके बाद हमने तीसरा रेशियो देखा था, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो ऑल्सो नॉन एज सुपर क्विक रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। और सुपर क्विक एसेट्स के टाइम पे आपको करना क्या है, करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री और डेटर्स माइनस कर देने। इसके बाद एक रेशियो है डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लिक्विड एसेट्स अपॉन में एस्टिमेटेड डेली कैश रिक्वायरमेंट्स। और पांचवा रेशियो हमने देखा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कर लो डेप्रीशिएशन प्लस कर लो इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस लोन रीपेमेंट इन ए ईयर, एक साल में जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो वो। और साथ में मैंने कहा हमें जरूरत पड़ सकती है नेट वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले की, दैट इज टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी। ये कहानी है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम सेकंड कैटेगरीज ऑफ रेशियो देखेंगे और वो है हमारा एक्टिविटी रेशियो। सेकंड जो कैटेगरी है वो है हमारी एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियो के कुछ और भी नाम है। एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो नॉन एज टर्नओवर रेशियो। कई बार इसको टर्नओवर रेशियो के अलावा एफिशिएंसी रेशियो भी बोल दिया जाता है। तो कई बार परफॉर्मेंस रेशियो भी बोल दिया जाता है। मतलब सिंपल सी एक बात कहूं तो एक्टिविटी रेशियो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टर्नओवर से रिलेटेड एफिशिएंसी जानने की कोशिश करती है। तो दीज रेशियो इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंसी किस तरीके से कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका टारगेट क्या है, तो स्टॉक को बेचना। तो स्टॉक आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स। अगर मेरी बुक्स में डेटर्स दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे टारगेट क्या है, सर इनसे पैसा कलेक्ट करना, तो डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर मेरे पास एसेट्स पड़ी हुई है तो उसके पीछे टारगेट क्या है कि इन एसेट को यूज करूं बिजनेस में और उनको यूज करके मार्केट में सेल जनरेट करूं। तो और एसेट्स आर यूज टू जनरेट सेल्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी एफिशिएंसी जानना चाहती है कि मैं अपने स्टॉक को कितनी जल्दी या लेट सेल्स में कन्वर्ट करता हूं, डेटर्स से कितना जल्दी या लेट कलेक्शन करता हूं, एसेट से क्या सेल जनरेट कर पाता हूं, तो बस इसी एनालिसिस को एक्टिविटी रेशियो के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश की जाती है। और इस सीक्वेंस में ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके के रेशियोज कैलकुलेट करती है, जिसमें से कुछ रेशियोज आपने 12th क्लास में नो डाउट देखे होंगे और कुछ में भी ना भी देखे हो सकता है कुछ आपके लिए नए भी हों। और इस सीक्वेंस में सबसे पहला जो रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप सबने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी इसको बोल देते हैं, ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा।
जब हम 12th क्लास में इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखते हैं तो इन्वेंट्री का मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री का यहां पे मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स हम क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। फिनिश्ड गुड्स हम मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने जो मार्केट में माल बेचा है उसमें हमारी क्या कॉस्ट इनकर हुई थी, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये जो एक्टिविटी रेशियोज हैं, इन एक्टिविटी रेशियोज में डिनोमिनेटर में एवरेज कंसीडर किया जाता है। अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख रहे हो तो एवरेज इन्वेंट्री, यही अगर मैं कहूं आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना चाहो तो एवरेज डेटर्स आते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में एवरेज फिगर ली जाती है। और एवरेज आई थिंक सबको पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी रेशियो जो हैं, इनके जो आंसर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं नंबर ऑफ टाइम्स में। जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट किए जाते हैं, वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट किए जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट किए जाते हैं। अब इश्यू आ सकता है आपके माइंड में कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, अगर नहीं गिवन है तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। शॉर्ट में आप इसको सीओजीएस लिखा करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात आती है तो इस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी कवर्ड होता है, इस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डायरेक्ट वेजेस भी कवर्ड होती है, और डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस के अलावा भी अगर कोई डायरेक्ट अदर एक्सपेंस भी है तो वो भी कवर होता है। और अगर आपको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए डिनोमिनेटर, तो आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करके। हेडिंग पुट करनी है आपको एक्टिविटी रेशियो। सबसे पहले तो ये स्लाइड आप कॉपी कर लीजिए। इसमें सिंपली मैंने आपको ये बताया है कि एक्टिविटी रेशियो के और क्या क्या नाम हो सकते हैं और एक्टिविटी रेशियो का पर्पस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना। के बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। साथ में इस स्लाइड से आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि ये नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट सीओजीएस, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री, इस सारी चीज़ों की हमें इस स्लाइड से नॉलेज हो रही है। इसके बेसिस पे हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आगे के सॉल्व करेंगे।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के एप्लीकेशन को लेकर हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जय हिंद लिमिटेड। कंपनी का नाम है जय हिंद लिमिटेड। कंपनी ने हमारे पास हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रखी है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज, और कंपनी हमसे 3 रेशियो कैलकुलेट करवाना चाह रही है। करंट रेशियो, थर्ड लिक्विड रेशियो, ये दोनों तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के पार्ट है, और सेकंड स्टॉक दैट इज फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह दो, एक ही बात है। तो हमने अभी डिस्कस किया है। क्या डेटा गिवन है देख लेते हैं एक बार। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी है, परचेजेज ऑफ मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये कुछ खर्चे गिवन है हमारे पास। क्रेडिट साइड में देखूं तो सेल्स बुक करी है, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी गिवन है, और साथ में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स गिवन है, और बैलेंस में इन्होंने नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है 3,85,000। इसी तरीके से एक बैलेंस शीट बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये डेटा है। जिसमें से अगर मैं बात करूं करंट लाइबिलिटीज में तो 2 ही आइटम है, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। एसेट साइड में देखूं तो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बैंक बैलेंस और डेटर्स। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के स्टॉक और उसके बाद बैंक और डेटर्स गिवन है। और हमें क्या करना है, हमें 3 रेशियोज कैलकुलेट करके देने हैं। ठीक है, एक एक रेशियो पिक करते हैं, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4, और सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। आंसर नंबर 4, सबसे पहले हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या क्या कवर्ड होगा बता दिया, तो बस हमें उसका एडिशन करना है, हमें उसका एडिशन करना है। आप देख सकते हो एसेट साइड में, करंट एसेट्स में हमारे पास 4 आइटम है, चारों का जस्ट अपने को एडिशन करना है, तो हमें करंट एसेट्स पता चल जाएगी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस बैंक बैलेंस प्लस डेटर्स, जिसमें स्टॉक है 1.5 लाख रुपए। मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। करंट एसेट्स का क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस डेटर्स प्लस बैंक, जिसमें मटेरियल का स्टॉक है 1,50,000 प्लस स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 1 लाख प्लस डेटर्स हैं 1 लाख के प्लस बैंक बैलेंस है आपका 50,000 का, 50,000 का। क्या आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए करंट एसेट्स आ गया। सिमिलरली हमें करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन करनी है, और एज पर क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा कि करंट लायबिलिटी के 2 आइटम है, एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक है बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1 लाख और बिल्स पेबल है 50,000। फॉर्मूला बन गया आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स है 1 लाख, बिल्स पेबल है 50,000, ये टोटल आ गया 1,50,000। 1,50,000 रुपए हमारा टोटल आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, करंट एसेट्स 4 लाख डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज 1,50,000, क्या आ जाएगा 2.67, और ये हम नॉर्मली सिंपल प्रोपोर्शन में शो करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2.67:1, 2.67:1, या फिर आप इसको लिख सकते हो
8:3, 8:3, क्योंकि अगर मैं 4 लाख को 50,000 से डिवाइड करूं तो 8 और 1.5 लाख को 50,000 से डिवाइड करूं तो 3। जैसे आपको ज्यादा इजी लगे, मुझे तो ये 2.67:1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा इजी लगता है, बट किसी को अगर प्रॉपरली रेशियो प्रोपोर्शन बनाने आते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 8:3। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें अपने को करंट रेशियो कैलकुलेट करके देना था। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो मेन है, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह दो, एक ही बात है। तो सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, सेल्स माइनस जीपी आप कर सकते हो, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग भी कर सकते हो। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था, इसके अंदर ट्रेडिंग अलग नहीं करा हुआ, जीपी अलग से निकाला हुआ नहीं है, अदरवाइज मैं सेल्स माइनस जीपी कर देता। तो मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं सेकंड वाला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब यहां पे ध्यान से देखना, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है मेरे पास 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपए ले लिया, प्लस अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, फॉर्मूले में प्लस परचेजेस होता है, तो बच्चे क्या देखते हैं, सर यहां पे परचेज गिवन है 3 लाख और ये 3 लाख लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि सर गलत इसलिए है कि मैं तो फिनिश्ड गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूं, तो मुझे यहां पे लेना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेना है, परचेज भी ये लेनी है तो परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेनी होती है। परचेज का मतलब ये जो है ये परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, ये परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेना होता है। तो मैंने क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स तो परचेज किया ही नहीं, मैंने तो रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो गलती से भी यहां पे परचेजेस में आप रॉ मटेरियल मत लिख देना, परचेजेस क्वेश्चन में नहीं है, इट विल बी 0। परचेजेस जो है मैं लिख देता हूं क्लियरली, ये परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है यहां पे फॉर्मूले में, परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्टली एक तो मेरे पास वेजेस गिवन है 2 लाख रुपए की, तो आप 2 लाख रुपए जो डायरेक्ट वेजेस है वो तो लिख ही लोगे, लेकिन मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ पे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस तीनों चीजें कवर्ड होती है। तो सर क्वेश्चन में वैसे तो और कुछ दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन मटेरियल तो है, वो भी रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल होता है वो तो हमेशा हर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट ही होता है। तो सर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे लिखूं? तो डायरेक्ट मटेरियल अगर आपको कभी भी लिखना हो तो ध्यान देना, ये जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ये हमेशा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, ये हमेशा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का आई थिंक आपने कभी ना कभी अकाउंटिंग में फॉर्मूला देखा होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, हमें यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि मैं डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी लिख सकूं। फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेसिफिकली हमें यहां पे मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स जो है वो अलग अलग रखना है, प्लस अगर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो परचेज आएगी वो भी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आएगी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास गिवन है 50,000, परचेज जो है मटेरियल का वो आप यहां पे कंसीडर कर लो,
दैट इज 3 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको क्रेडिट में मिल जाएगा, दैट इज 1,50,000, 1,50,000। क्या आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए का, क्या आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। ये जो रॉ मटेरियल होता है ये हमेशा डायरेक्ट मटेरियल होता है, तो अगर आपके पास ओपनिंग मटेरियल, परचेजेस ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल गिवन है, तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करके यहां पे एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख दी, इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में है नहीं, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस वाला पार्ट भी हो गया। माइनस हमें करना है, माइनस हमें करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए। ये देख लो कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ गया, 4 लाख, 4 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, 4 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये आप यहां पे स्टॉक टर्नओवर के फॉर्मूले में रख दो, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स कितना है 1 लाख, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स है 1 लाख, तो सर ये एवरेज भी 1 लाख ही आएगा। ओपनिंग भी 1 लाख है, क्लोजिंग भी 1 लाख है, तो ऑफ कोर्स ये एवरेज भी तो 1 लाख ही आएगा। ये 1 लाख रुपए का एवरेज फिनिश्ड गुड्स आप यहां पे रख दो। ये आ गया 4। जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में इंडिकेट करता है, तो 4 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ऑन एन एवरेज स्टॉक होता है वो 1 लाख का होता है, और हम पूरे साल में जो माल बेचते हैं उसकी कॉस्ट होती है 4 गुना 4 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एवरेज स्टॉक होता है वो पूरे साल में 4 बारी चेंज हो जाता है। सर कैसे? मेरे पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ इन्वेंट्री, वो मैं यूज कर लूंगा, मतलब बेच दूंगा, फिर मैं 1 लाख का बेच दूंगा, फिर 1 लाख बेच दूंगा, फिर 1 लाख बेच दूंगा। तो मतलब 1 लाख का जो स्टॉक मेरे पास पड़ा वो बिक जाएगा, फिर आ जाएगा, बिक जाएगा, फिर आ जाएगा, बिक जाएगा, फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे साल में जो एवरेज स्टॉक है वो 4 बारी चेंज हो जाता है, 4 बारी चेंज हो जाता है। तो यहां पे टर्नओवर का जो मतलब है वो होता है चेंज से, कि मेरे पास जो एवरेज स्टॉक है वो पूरे साल में कितनी बारी चेंज हो जाता है, तो 4 बारी चेंज हो जाता है। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें आपको मेजर जो कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है वो है परचेज। सर परचेज फिनिश गुड्स लेनी होती है, मटेरियल की कभी नहीं लिखी जाती। दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी कवर्ड है, डायरेक्ट लेबर भी कवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी कवर्ड है। और डायरेक्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिया जाता है। इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है सेकंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट पे मूव करूं तो लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो कह दो, क्विक रेशियो कह दो, एसिड टेस्ट रेशियो कह दो, एक ही बात है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने अप्लाई किया था, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन में करंट लायबिलिटी। पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं प्रीपेड एक्सपेंस तो दिखाई दिया नहीं, तो सर मैंने लिखा भी नहीं है, मैंने सिंपल क्या लिख दिया, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी। सबसे पहले मुझे चाहिए करंट एसेट्स, जो हमने कैलकुलेट करी थी यहां पे 4 लाख रुपए। करंट एसेट्स जो है वो है 4 लाख रुपए माइनस स्टॉक। स्टॉक गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों को ऐड कर लो। सर 2.5 लाख रुपए का स्टॉक है, स्टॉक जो भी हो, स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, जो भी गिवन हो, मटेरियल का हो, फिनिश गुड्स का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, किसी का भी क्यों ना हो, ऐड कर लेना है 2.5 लाख रुपए। ये स्टॉक जो होता है फॉर्मूले के अंदर ये हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होता है। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट करी थी 1,50,000।
और ये है लिक्विड रेशियो जो कि सिंपल प्रोपोर्शन में आता है। तो सर ये 1:1 आ गया, 1.5 लाख ऊपर है 1.5 लाख नीचे है, तो ये 1:1 का रेशियो आ गया। और लिक्विड रेशियो कहीं ना कहीं 1:1 जो है वो आइडियल रेशियो माना जाता है। ये 3 रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 4 की। मेन पर्पस था स्टॉक टर्नओवर रेशियो का एप्लीकेशन। हेडिंग पुट कर सकते हो अगर आपने कॉपी नहीं किया है अभी तक तो, आंसर नंबर 4, और सबसे पहले आप ये फर्स्ट स्लाइड कॉपी कर लीजिए। सेकंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन है, इट विल बी पार्ट ऑफ वर्किंग नोट।
के बाद टर्नओवर दैट इज एक्टिविटी रेशियोज में ही इन्वेंट्री टर्नओवर के जैसा ही दूसरा जो रेशियो कवर किया जाता है दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आप इसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोल सकते हो, अदरवाइज इसको अकाउंट से रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है, क्योंकि डेटर्स में अगर बिल से रिसीवेबल को भी ऐड कर लिया जाए तो दैट इज नॉन एज अकाउंट रिसीवेबल। तो डेटर्स जो है वो केवल डेटर्स को कवर करता है, जबकि जब हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं तो वो ब्रॉड वर्ड हो गया, इस तरीके से उसमें डेटर्स भी कवर हो गया, बीआर भी हो गया। तो आप इसको कई बार डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोलते हो, कई बार अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हो। अब जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, होता क्या है, इन्वेंट्री को हम बेचते हैं और इन्वेंट्री में हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो हमारी कॉस्ट होती है, जबकि डेटर्स तब रेज होते हैं जब हम अपने माल को बेचते हैं, वो भी क्रेडिट सेल करते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं न्यूमरेटर में क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल कि माल बेचा सर हमने, वो भी क्रेडिट बेसिस पे बेचा, और डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने कहा कि टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियोज में क्या होता है, डिवाइडेड में यहां पे जो भी आप टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उसका एवरेज कंसीडर किया जाता है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर में एवरेज इन्वेंट्री है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो दैट इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कंसीडर किए जाते हैं। एवरेज कैसे निकालूं सर, वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 करके आप एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे एक नोट है जो कि शायद यहां पे स्किप हो गया, क्योंकि वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी वैलिड होता है, तो यहां पे गलती से स्किप हो गया है मुझसे, देख लेंगे, अभी दोनों देख लेंगे। पहले डेटर्स में कंप्लीट कर लेता हूं। अब देखो, मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ना तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल गिवन है, सर नहीं गिवन है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए भी तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, मेरे पास ये भी गिवन नहीं होता, मतलब ओपनिंग गिवन नहीं होता, सिंपल सी बात करूं तो अगर इफ एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज ना तो क्वेश्चन में गिवन है एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कब नहीं कर पाऊंगा, जब सर मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं होंगे, सिंपल सी कहूं ओपनिंग नहीं होता क्वेश्चन में, देन क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल शुड बी कंसीडर्ड इन फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ना तो गिवन है, ना आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप एवरेज की जगह क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल कंसीडर कर सकते हो। और अकाउंट रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों कवर होते हैं। और ये जो नोट यहां पे मैंने दिखाया आपको कि अगर एवरेज ना गिवन हो तो आप क्लोजिंग ले सकते हो, ये सिमिलर नोट आपका इन्वेंट्री टर्नओवर में भी अप्लाई होता है, जो मैं आपको बताना भूल गया, स्किप हो गया। यू कैन सी हेयर कि अगर एवरेज इन्वेंट्री ना तो गिवन हो और ना ही हम कैलकुलेट कर पाए, तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसीडर कर सकते हैं। और यहां पे तो एक दूसरा नोट और भी अप्लाई होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें आप सीओजीएस ले रहे हो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन नहीं होता, तो सर कैलकुलेट कर ले सेल्स माइनस जीपी करके, डेटा नहीं होता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, देन उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेल्स कंसीडर कर लेते हैं न्यूमरेटर में। तो आप एक काम करो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कॉपी करने से पहले ये दो नोट कॉपी कर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड, उसके बाद आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो कॉपी कर लेना। पहले आप ये दो नोट कॉपी करो, these आर रिलेटेड टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ये हर जगह अप्लाई होता है जहां पे भी हम एवरेज वर्ड लिख रहे हैं। तो पूरे रेशियो के चैप्टर में कहीं भी अगर एवरेज मैंने लिखवाया है, तो अगर क्वेश्चन में एवरेज ना गिवन है, ना कैलकुलेट हो सकता है, तो आप उस एवरेज की जगह क्लोजिंग कंसिडर कर सकते। सबसे पहले ये दो नोट कॉपी की।
इसके बाद आप कॉपी कर सकते हो डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला कॉपी करना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। ये भी अगर मैं क्लियर कर दूं, ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट किया जाएगा। साथ में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और नोट भी लिखा हुआ है कि अगर एवरेज ना गिवन हो, ना कैलकुलेट कर सकें, देन यू कैन कंसिडर क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ साथ एक और भी रेशियो देख लेते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। दोनों में फर्क केवल इतना ही है कि जब हम उधार माल बेचते हैं तो डेटर्स रेज होते हैं, और अगर हम उधार माल परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स रेज होते हैं। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कह दो, या फिर आप इसको अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो भी आप इसको बोल सकते, क्योंकि अगर क्रेडिटर्स की बात करूं तो केवल क्रेडिटर्स, लेकिन अकाउंट्स पेबल जो है ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेबल भी कवर्ड हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई डेटर्स रेज होता है ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिटर्स रेज होते हैं ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस, तो न्यूमरेटर आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाई, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि जो आप रेशियो निकाल रहे हो उसका एवरेज लेना है, एवरेज अकाउंट्स पेबल। कैसे निकालें? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके। नोट यहां पे भी वैलिड है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ना तो एवरेज अकाउंट्स पेबल गिवन है, ना आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो फिर क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल आप कंसीडर कर सकते हो एवरेज की जगह। और अकाउंट्स पेबल में क्रेडिटर्स के साथ साथ बिल्स पेबल भी कवर हो जाता है, इसको भी आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। सिमिलर टू डेटर्स चलता है, फर्क केवल यह है डेटर्स ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस रेज होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन में ये जो डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों जो हमने रेशियो देखे हैं,
इनका एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे में पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो का एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिट सेल्स ₹3 लाख, 3 लाख रुपए की क्रेडिट सेल्स है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है 50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है 70,000। तो हम इजीली यहां से एवरेज निकाल सकते हैं, 50 + 70 / 2 60,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ हालांकि कोई रेलेवेंसी नहीं है 360 डेज इन ए ईयर की। क्वेश्चन जानना चाहता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। मैं इजीली दोनों चीजें कैलकुलेट करके आंसर दे सकता हूं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। सर क्रेडिट सेल्स गिवन है 3 लाख रुपए, क्रेडिट सेल्स गिवन है 3 लाख रुपए डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एज पर क्वेश्चन ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 70,000। 50,000 + 70,000 डिवाइडेड बाय 2, 60,000 आ गया, 60,000 आ गया। सर ये आ गया 5 टाइम्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ गया आपका 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, एवरेज डेटर्स होते हैं, उनसे हम साल में एक तरीके से 5 बारी जो है वो कलेक्शन कर लेते हैं। मतलब हमारी क्रेडिट सेल तो 3 लाख होती है और डेटर्स दिखाई देते हैं 60 हजार रुपए के। 60 हजार रुपए मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उनको 60 हजार का उधार दे देता हूँ, फिर 60 हजार कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर 60 हजार का उधार दे देता हूँ। ये प्रोसेस पूरे साल में 5 बारी हो जाती है। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 5, और अगर किसी ने साथ के साथ कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का मेनली एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग आर द समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आतुर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कंपनी का नाम है आतुर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी हमारे सामने रख दी गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का में एक तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, परचेज दिखाई दे रहा है। ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, इंसिडेंटल एक्सपेंस इज नथिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंसिडेंटल एक्सपेंस भी बोल सकते हो आप। क्रेडिट में क्रेडिट सेल्स दे दी, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, बैलेंसिंग फिगर में जीपी निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आगे कैरी करके कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इनकी वो डाल दी, लाइक इंटरेस्ट इनकम वगैरह हो सकती है। इसी तरीके से डेबिट साइड में कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस डालने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नॉर्मली अगर मैं बात करूं
एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग वगैरह के खर्चे कवर हो सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डालने हैं जिसके अंदर मे भी इंटरेस्ट वगैरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट निकाल लिया 1.5 लाख रुपए। साथ में इन्होंने हमें बैलेंस शीट दी है। लाइबिलिटी साइड में देखूं तो शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की, रिजर्व है 90,000 का। करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी 90,000 है, बीच में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया और बिल्स पेबल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। एसेट्स में देखूं तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट्स हो गई। स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, कैश और बीआर, ये 4 आपकी करंट एसेट्स हो गई। क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो: स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कह दो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कह दो, एक ही बात है, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज रिसीवेबल, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेजेज अपॉन में एवरेज अकाउंट्स पेबल। इसके अलावा इन्होंने 2 रेशियो और पूछे हैं। तो जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आपको बोल भी रहा था, कभी भी 2 कंपोनेंट के बीच में अगर 2 आ जाता है तो जो पहला कंपोनेंट है वो बनता है न्यूमरेटर और दूसरा कंपोनेंट जो है वो होता है डिनोमिनेटर। तो अगर क्वेश्चन आपसे सेल्स से 2 वर्किंग कैपिटल जानना चाहता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। सिमिलरली अगर 5th में क्वेश्चन सेल्स 2 फिक्स्ड एसेट जानना चाहता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है सेल्स अपॉन में फिक्स्ड एसेट। इस तरीके के रेशियोज में आपको काफी सारे रेशियो देखने को मिल सकते हैं। तो हम हर एक रेशियो का फॉर्मूला रट्टाफिकेशन तो कर नहीं सकते कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से आप 100 फॉर्मूले बना लो चाहे। तो इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने को यही याद रखना है, सर किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स के बीच में 2 आ जाता है तो पहला जो न्यूमरेटर होता है दैट विल बी न्यूमरेटर, दूसरा जो वेरिएबल होता है दैट विल बी डिनोमिनेटर। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें एवरेज रिसीवेबल्स और एवरेज पेबल्स गिवन है। ठीक है सर, हमें निकालने हैं कुछ रेशियोज, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 6। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमने देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। सबसे पहले मुझे सीओजीएस चाहिए और जैसा कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर जीपी अलग से होता तो मैं इजीली सेल्स माइनस जीपी करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेता। यहाँ पे है मेरे पास सेल्स अलग है, जीपी अलग है, तो मैं इजीली सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके अपना सीओजीएस निकाल सकता हूँ। सेल्स है 8,50,000, जीपी है 3,40,000। तो मैं पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, सेल्स माइनस जीपी। सर सेल्स है 8.5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 3,40,000, 5,10,000 रुपए, 5,10,000 रुपए। इसके बाद अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सर ओपनिंग स्टॉक है 99,500, क्लोजिंग स्टॉक है 1,49,000। 99,500 प्लस में 1,49,000 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा आपका 124,250, 124,250। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,10,000 डिवाइडेड बाई 124,250, क्या आ जाएगा 4.10। ये टर्नओवर रेशियो है तो नंबर ऑफ टाइम्स में हम शो करते हैं, तो 4.1 टाइम्स आप लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो सिंपल था। सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। क्रेडिट सेल तो क्वेश्चन में है ही मेरे पास 8.5 लाख रुपए, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल भी तो है क्वेश्चन में, एट द एंड गिवन थे एवरेज रिसीवेबल 85,000।
तो सर ये तो सिंपल आंसर आ गया कैलकुलेट होके, टर्नओवर रेशियो है तो 10 टाइम्स आप इसको लिख सकते, 10 टाइम्स। थर्ड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। फॉर्मूला लिखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट परचेज, देखो क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है, बस ये लिखा हुआ नहीं है कि ये क्रेडिट है कि कैश है। अगर आपको क्रेडिट परचेजेस की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में परचेज गिवन है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कितना कैश कितना क्रेडिट, आपको सारा का सारा क्रेडिट अज्यूम करते हुए चलना है। और ये जो मैंने परचेज के लिए बताया ये सेम सेल्स के लिए भी अप्लाई होता है। हालांकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये क्रेडिट सेल्स है, बट नहीं भी लिखा हुआ हो, क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं है, तो हैव टू एज्यूम इट क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज में यहाँ पे लिख सकता हूँ 545 250, 545 250 डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल्स। एवरेज अकाउंट पेबल गिवन एट द एंड क्वेश्चन में 80,000 के, 80,000 के, क्या आ जाएगा 6.82 राउंड ऑफ में, 6.82 टाइम्स राउंड ऑफ में, 6.82 टाइम्स राउंड ऑफ में। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फोर्थ रिक्वायरमेंट, सेल्स टू वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि 2 जब भी बीच में आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला हो गया सेल्स टू वर्किंग कैपिटल का सेल्स से डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सर सेल्स गिवन है 8.5 लाख, और मैंने आपको लास्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसके लिए आपको करंट एसेट्स का टोटल करना पड़ेगा और करंट लायबिलिटी का टोटल करना पड़ेगा। अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो बैलेंस शीट में मैंने मार्क कर दिया था पहले ही कि ये जो 4 आइटम है, ये 4 आइटम करंट एसेट्स है और ये 2 आइटम आपका करंट लायबिलिटी है। स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश प्लस बीआर। स्टॉक है 149, स्टॉक है 149, डेटर्स है 41,000, कैश 30,000 और बीआर भी 30,000। क्या आ गया 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। करंट एसेट्स आ गई 2,50,000 और करंट लायबिलिटी में तो 2 ही आइटम है, अदर करंट लायबिलिटीज और बिल्स पेबल, दोनों का टोटल 1,30,000 है। तो अदर करंट लायबिलिटी है 90,000, बिल्स पेबल है 40,000, सर ये टोटल आ गया 1,30,000, 1,30,000। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो सेल्स टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स है 2.5 लाख, करंट लायबिलिटीज आपकी 1,30,000, 1,20,000 रुपए आपका वर्किंग कैपिटल आ गया, 1,20,000 आपका वर्किंग कैपिटल आ गया। क्या आ जाएगा आपका 7.08। अब ये सेल्स टू वर्किंग कैपिटल है। देखो ये सेल्स टू वर्किंग कैपिटल से आपको कोई आइडिया नहीं लगता कि सर ये टर्नओवर रेशियो का पार्ट है या फिर ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पार्ट है, क्योंकि सेल्स जो है ये कवर होता है नॉर्मली टर्नओवर में और वर्किंग कैपिटल जो है वो पार्ट होता है नॉर्मली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का। तो आप इसको 2 तरीके से इंडिकेट कर सकते हो, आप इसको 7.08 टाइम्स भी लिख सकते हो या फिर आप इसको 7.08:1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको या तो सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट कर दो या फिर आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट कर दो। और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की फिफ्थ, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट। फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, फॉर्मूला बन गया सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। सर सेल तो गिवन है ही क्वेश्चन में 8.5 लाख,
फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लेते हैं, तो आप बैलेंस शीट देख लो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है। सर दो आइटम है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, दोनों का एडिशन कर लो 2,30,000 आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000, 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 80,000, इट विल बी 2,30,000, 2,30,000, 8,50,000 डिवाइडेड बाई 2,30,000, क्या आ गया 3.69, राउंड ऑफ करूं तो 3.7 आ जाता है। आप इसको 3.7 टाइम्स लिख सकते हो, या फिर आप इसको 3.7:1 लिख सकते हो। क्योंकि नॉर्मली मैं बात करूं तो जो सेल्स है वो एक्टिविटी रेशियो का पार्ट होता है। फिक्स्ड एसेट जो है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में कवर होती है, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में, सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट किए जाते हैं। तो आप इसको 3.7 टाइम्स या 3.7:1 दोनों में से किसी भी फॉर्म में मेंशन कर सकते। दीज आर द 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इजी है अगर आपको रेशियो का एप्लीकेशन पता है तो। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 6, और ये जो भी आपके सामने स्लाइड्स आई है इनको आप एक एक करके कॉपी कर लीजिए।
के बाद 3 रेशियो देख लिया आपने, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल। इसके बाद देखो एक ये तरीका भी है रेशियो बनाने का टर्नओवर रेशियोज में, जैसे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट पिक कर लिया जाएगा, कोई भी एक कंपोनेंट पिक कर लिया जाता है बैलेंस शीट का, फिक्स्ड एसेट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, केवल कैपिटल हो गया, और उसके आगे लिख दिया जाता है टर्नओवर रेशियो। तो इन सबका फॉर्मूला बनाने का एक ही तरीका है कि यहां पे ये जो बाकी रेशियोज होते हैं इनमें टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स से, तो नेट सेल्स ऊपर आती है, और जो पहले ये कंपोनेंट लिखा हुआ होता है टर्नओवर से जस्ट पहले, ये वेरिएबल आ जाता है डिनोमिनेटर में। जैसे मैं कहूं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो फॉर्मूला हो गया नेट सेल्स अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट। यही मैं कहूं ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो, तो हो जाएगा नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। यही अगर कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा नेट सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जस्ट पहला वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके आगे टर्नओवर रेशियो ही लिखा जाता है। तो न्यूमरेटर विल बी नेट सेल्स एंड डिनोमिनेटर जो भी दूसरा वेरिएबल होगा वो। अगर मैं कहूं कि भाई सेल्स जो है, इफ सेल्स इज नॉट गिवन और ना आप सेल कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो फिर आप न्यूमरेटर में सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कंसीडर कर सकते। अगर इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन दैट टर्नओवर रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है कि टर्नओवर रेशियोज आपने सीओजीएस के बेसिस पे कैलकुलेट करने हैं, तब तो मजबूरी है आपको ये नेट सेल्स ना लिख के सीओजीएस ही लिखना है, देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शुड बी कंसीडर्ड। लेकिन ध्यान देना ये जो चीजें हैं ये पीछे जो आपने रेशियोज देखे उन पे अप्लाई नहीं होती। तो आपने स्पेसिफिक फॉर्मूला देखा है इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, ये स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, ऐसे ही चलेंगे। के अलावा जो टर्नओवर है उसके लिए यू कैन से कि सर टर्नओवर का मतलब सेल्स और दूसरा वेरिएबल विल बी डिनोमिनेटर, अगर सेल्स नहीं होगी तो हम सीओजीएस कंसीडर कर लेंगे। या फिर क्वेश्चन बोल दे कि टर्नओवर रेशियो सीओजीएस के बेसिस पे निकालने हैं, तो मजबूरी है ही आपको सीओजीएस के बेसिस पे ही कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी। दिस इज द फोर्थ रेशियो विच इज कवर्ड इन टर्नओवर रेशियो। इसके अलावा एक और टर्नओवर रेशियोज में रेशियो कवर किया जा सकता है, दैट इज नॉन एज ओवरऑल टर्नओवर रेशियो, जिसको कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। तो मैं भी आपको बोल रहा था कि अगर कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोल दे तो क्या करना है, नेट सेल्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देना। तो उसी कैपिटल टर्नओवर रेशियो को ओवरऑल टर्नओवर रेशियो भी बोल दिया जाता है। द रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स में ये इंडिकेट होगा द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल का मतलब यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड है, हैज बीन रोटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग ए बिजनेस। सिंपल सी बात यह है कि आप अपनी कैपिटल से कितना गुना सेल जनरेट कर पा रहे हो। आप कहते हो मेरे पास 5 लाख रुपए की कैपिटल है और मैं 50 लाख रुपए की सेल कर पाता हूं, तो इसका मतलब आप अपनी कैपिटल का 10 गुना सेल जनरेट कर पा रहे हो। जितना ज्यादा ये होगा उतना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है, मतलब कम कैपिटल में ज्यादा सेल जनरेट करना, यही तो एफिशिएंसी है। तो रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है इसका, वही है नेट सेल्स, न्यूमरेटर सेम, डिवाइडेड बाय क्या करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नोट तो सेम लिखे हुए हैं कि अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है ना आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो फिर नेट सेल्स की बजाय आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंसीडर कर सकते। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि टर्नओवर रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस, तो फिर मजबूरी है आपको नेट सेल्स की बजाय सीओजीएस ही कंसीडर करना है। और माइंड में डाउट आ सकता है सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड। और अगर आप इसको ज्यादा ओपन करके पूछना चाहो तो सर लॉन्ग टर्म डेट्स में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म लोन कवर हो जाते हैं, इसके अंदर डिबेंचर्स कवर हो जाते हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स भी कवर हो जाते हैं, ये तो है लॉन्ग टर्म लोन। शेयर होल्डर फंड की मैं बात करूं तो इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है,
इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाता है, इसके अंदर कोई प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आ जाता है, कोई रिजर्व पड़ा हुआ है वो भी आ जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व, कोई शेयर प्रीमियम वगैरह भी अगर पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में वो भी आप इसमें कवर कर सकते हो। सिंपल शेयर होल्डर्स का जो जो फंड है वो आप सारा इसमें कवर कर सकते हो। तो हेडिंग पुट करनी है आपको, आगे 3 रेशियो और है इससे रिलेटेड वो करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये 2 कॉपी कर लीजिए, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले का, इनके फॉर्मूले जो है उनको क्रिएट करने का सेम तरीका है कि सर न्यूमरेटर विल बी नेट सेल्स, डिनोमिनेटर में अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है तो फिक्स्ड एसेट लिख देंगे, और अगर कैपिटल टर्नओवर रेशियो है तो कैपिटल लिख देंगे। नेट सेल्स की मैं बात करूं तो नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर नेट सेल्स का मतलब आप लिखना चाहो, जो कि आई थिंक आपको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होता है, बट फिर भी टोटल सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो आपको नेट सेल्स पता चल जाती है। सिमिलरली अगर नेट फिक्स्ड एसेट्स कोई जानना चाहता है तो नेट फिक्स्ड एसेट्स इज नथिंग, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स में से जो भी टोटल फिक्स्ड एसेट्स है उसकी कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन हटा दोगे तो आपका नेट फिक्स्ड एसेट्स बच जाता है। ये जो 2 स्लाइड्स आपके सामने आई है इनको पहले आप कॉपी कीजिए, देन जो 3 रेशियो और है उसको हम कंटिन्यू करेंगे।
इसके अलावा टर्नओवर रेशियोज में ही 3 रेशियोज हम और कवर करते हैं। देखो हमने अभी अभी देखा, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो और एक है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है हमारी इन्वेंट्री पूरे साल में कितनी बार चेंज हो जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाला, तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री, वो पूरे साल में 4 बार चेंज हो जाती है। अब अगर मैं किसी चीज़ के लिए कहता हूँ कि सर ये 4 बार पूरे साल में चेंज हो जाती है, तो पूरे साल में ऑन एन एवरेज होते हैं 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन, और कई बार क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 360 डेज भी बोल देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि भाई 360 दिन क्वेश्चन बोल दे, तो आप कह सकते हो सर अगर 4 बार ही कोई चीज़ चेंज होती है और पूरे साल में 360 डेज होते हैं, तो आप कह सकते हो सर 3-3 महीने से या 90-90 डेज से वो चीज़ चेंज होती है। 90-90 डेज से वो चीज़ चेंज होती है। मतलब इसका ये होता है कि सर मेरा जो एवरेज स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज मैं 90 दिन तक, 3 महीने तक अपने पास स्टॉक में रखता हूँ। जो एवरेज स्टॉक है वो मैं अपने पास कितने दिन तक रखता हूँ? 3 महीने तक रखता हूँ, 90 दिन के लिए रखता हूँ। उसके बाद क्या हो जाता है? वो सेल हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। कि आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री होती है, आप उसको कितने टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखते हो। तो ये जो होल्डिंग पीरियड है, इसके फॉर्मूले बनाने का तरीका एक तो ये होता है कि आप न्यूमरेटर में ले लो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ डेज लेते हो 365 डेज नॉर्मली, क्वेश्चन बोल दे 360 लेने हैं, 360 लिख लेना। मंथ्स ले रहे हो 12 महीने, और डिवाइड कर देना उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से जो आपने कैलकुलेट किया। अगर मैं कहता हूं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो सिमिलरली डेटर्स से रिलेटेड ये जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब मैं माल किसी कस्टमर को उधार देता हूं, ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में मेरे पास पैसा कलेक्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 365 दिन या 12 महीने। अगर आप इन्वेंट्री से रिलेटेड कैलकुलेट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर आप डेटर्स की बात कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और यही अगर मैं कहूं क्रेडिटर्स से जो माल मैंने उधार खरीदा था, ऑन एन एवरेज मैं जानना चाहता हूं कितने दिन में उनको पेमेंट कर देता हूं, तो उसको बोला जाता है एवरेज पेमेंट पीरियड। न्यूमरेटर सेम रहेगा आपका डेज इन पीरियड 365 दिन या 12 महीने। 12 महीने डिवाइडेड बाई, सर ये किससे रिलेट करता है? पेबल, दैट इज अकाउंट्स पेबल से, तो डिवाइडेड बाई पेबल टर्नओवर रेशियो आप लिख दो। एक तो फॉर्मूला बनाने का तरीका ये है, लेकिन ये जो पीरियड है इनको कैलकुलेट करने के सबके दो दो फॉर्मूले हैं। तो दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें क्या करना होता है, आप अगर देखोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो सर इसका फॉर्मूला था सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इसको उल्टा कर दो, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन में सीओजीएस। तो उल्टा कर दो, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन में सीओजीएस, और इसको पीरियड में कन्वर्ट करने के लिए 365 दिन या फिर 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मंथ्स में बात चल रही है तो 12 महीने, डेज में बात चल रही है तो 365 दिन। अब आप डेटर्स का अगर देखेंगे कलेक्शन पीरियड का दूसरा फॉर्मूला, तो सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। उल्टा कर दो, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन में क्रेडिट सेल्स, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन में क्रेडिट सेल। पीरियड में कन्वर्ट करने के लिए 365 या 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो उल्टा कर दो, एवरेज अकाउंट पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, एवरेज पेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस। पीरियड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 365 दिन या फिर 12 महीने से। 3 ये जो रेशियो निकल के आते हैं, ये डेटर्स, इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स के जो टर्नओवर रेशियोज हैं, उन्हीं से ये फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो या तो उनका रिवर्स करके आप फॉर्मूला बना सकते हो,
या नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाई जिसका पीरियड निकालना है उसका टर्नओवर रेशियो लिख दो। इन्वेंट्री का पीरियड निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स का निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स से रिलेटेड निकालना है तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो लिख दो। हेडिंग पुट कर लो। और ये जो 3 रेशियोज और बताए मैंने, और ये तीनों जो है, ध्यान देना, ये तीनों जो है ये पीरियड में कैलकुलेट होते हैं। ये तीनों जो है ये तीनों पीरियड्स में कैलकुलेट होते हैं। ये नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेट होंगे, जबकि बाकी जो टर्नओवर रेशियोज हैं वो आपके नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट होते हैं। इन तीनों स्लाइड्स को आपने एक एक करके कॉपी कर लेना है। फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका है, सर अगर मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर के फॉर्मूले मुझे पता है, तो इससे इजीली मैं पीरियड के फॉर्मूले कैसे बना सकता हूं। तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं मेरे पास पीरियड की कैलकुलेशन को लेकर, और इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखो, में हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो आप इजीली एवरेज स्टॉक निकाल सकते हो। सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो आप इजीली यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ डेज इन ईयर आपको 360 लेने हैं, तो बेटर है कि मैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के लिए जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो यूज कर लूं, एवरेज स्टॉक अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 360, कि इजीली मैं उस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई कर पा रहा हूं। तो हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 7। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री अपॉन में COGS मल्टीप्लाई बाय एज पर क्वेश्चन 360 डेज आपको लेने हैं। सर सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 50,000 आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, 40,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 2। ये आ गया हमारा 50,000, 50,000 न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर है COGS। सर क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 3 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 का, तो 2.5 लाख रुपए आपका COGS आ जाएगा। 2,50,000 आपका COGS आ गया। एवरेज इन्वेंट्री लिख दी 50,000,
2,50,000 आ गया COGS, मल्टीप्लाई बाई 360 डेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, सर ये आ गया 72 डेज, 72 डेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास जो स्टॉक होता है, जो कि इस क्वेश्चन में 50,000 का स्टॉक है, वो हम कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके चलते हैं। क्योंकि देखो स्टॉक जो होता है वो सेल्स से पहले वेयर हाउस में रहता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई माल बनते ही बिक गया हो सारा का सारा। तो कुछ माल हमारे पास स्टॉक में रहता है, तो कितने टाइम पीरियड तक हमारे पास माल स्टॉक में पड़ा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी माल जब मैं बनाता हूं, उसको वेयर हाउस भेजता हूं, तो वो वेयर हाउस में 72 डेज के लिए रहता है, उसके बाद वो सेल हो जाता है। एंड दिस इज ऑन एन एवरेज सिचुएशन। एवरेज क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये ऑन एन एवरेज है। हो सकता है कभी 71 डेज में बिक जाए, तो कभी 73 डेज में बिक जाए। ऑन एन एवरेज 72 डेज हमारे पास वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा रहता है, उसके बाद उसकी सेल हो जाती है। तो ये पीरियड जितना कम हो उतना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वेयर हाउस में पड़े हुए माल का क्या फायदा है, जितना जल्दी बिक जाए उतना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है। दिस इज सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात की, उस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस पर एप्लीकेशन देख लेते हैं फॉर्मूले का। कंपनी मृदुला हैज ए क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹4 करोड़, 4 करोड़ रुपए की क्रेडिट सेल्स है। एंड एवरेज रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹30 लाख, 30 लाख रुपए का एवरेज रिसीवेबल्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो सर अगर मेरे पास क्रेडिट सेल्स भी है, एवरेज रिसीवेबल भी है, तो मैं इजीली फॉर्मूला लगा सकता हूं, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ तो है नहीं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 8, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज रिसीवेबल है 30 लाख, 30 लाख, क्रेडिट सेल्स है 4 करोड़, 4 करोड़, मल्टीप्लाई बाई 365 डेज। सर ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, राउंड ऑफ में 27 डेज, 27.3 आ रहा है। तो अगर मैं उसको राउंड ऑफ करता हूं तो 27 डेज। इसका मतलब यह है, ये क्या है, कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब यह है कि मैं जिस दिन किसी भी कस्टमर को माल बेचता हूं, ऑन एन एवरेज मेरे पास 27 डेज में कलेक्शन आ जाता है। कोई कस्टमर 26 दिन में पेमेंट करेगा, कोई 28 में करेगा, कोई 25 में करेगा, कोई 30 में करेगा। तो ऑन एन एवरेज में बात करूं 27 डेज का कलेक्शन पीरियड होता है। जिस दिन माल बेचते हैं 27 दिन के अंदर हमारे पास पेमेंट आता है। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, जिसमें हम एवरेज
पेमेंट पीरियड का एप्लीकेशन देखेंगे। कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मेरे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स भी है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी है, तो मैं इजीली यहां से एवरेज क्रेडिटर्स निकाल सकता हूं। क्रेडिट परचेजेस गिवन है 5 लाख की और क्वेश्चन ने बोल दिया है नंबर ऑफ डेज आपको 360 कंसीडर करने हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन में क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाई 360। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9, फॉर्मूला मेंशन कर देंगे एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन में क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाई 360। पहले आप एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लीजिए, एवरेज क्रेडिटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाई 2। सर ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 80,000, तो ये एवरेज आ गया 65,000, एवरेज आ गया 65,000। एवरेज आ गया 65,000 डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेजेस, डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेजेस। 5 लाख रुपए गिवन है, 5 लाख रुपए गिवन है, मल्टीप्लाई बाई 360, ये आ जाएगा आपका 65,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू में 360, 46.8 आ रहा है। तो अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो इट विल बी 47 डेज। इसका मतलब ये होता है, ये है पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं माल क्रेडिटर से उधार परचेज करता हूं, जब भी मैं माल उधार परचेज करके लाता हूं, तो जिस दिन परचेज करके लाता हूं उसके 47th डे के बाद या 47th डे जो होता है उस दिन मैं नॉर्मली उनको पेमेंट करता हूं। हो सकता है कभी 45 दिन में कर दूं, कभी 50 दिन में कर दूं, लेकिन ऑन एन एवरेज 47 दिन 47 डेज में मैं वो पेमेंट कर देता हूं। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। दीज आर द रेशियोज जो कि एक्टिविटी रेशियोज में आप कवर कर सकते हो। मेन कौन कौन से रेशियो हैं? सर मेन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद एक वैरायटी है कि कोई भी बैलेंस शीट का एक वेरिएबल पिक करके उसके आगे लिख दिया जाता है टर्नओवर रेशियो। जैसे मैंने कहा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उन सब का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई उसमें नेट सेल्स आप न्यूमरेटर में ले लो और डिनोमिनेटर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिएबल है बैलेंस शीट वाला वो आप कंसिडर कर लो। इसके अलावा जो इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर है, इनके पीरियड के फॉर्मूले भी हैं। इन्वेंट्री का पीरियड कहलाता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेटर्स का पीरियड कहलाता है कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स का पीरियड कहलाता है पेमेंट पीरियड। तो जैसे हमने टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले देखे हैं, आप उनको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो और मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर से, या फिर नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर से डिवाइड कर दो टर्नओवर रेशियोज को। बात एक ही है, आंसर सेम ही आना है। आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन में इजीली मुझे कौन सा डेटा अवेलेबल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप एप्लीकेशन कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास में हमारा टारगेट यही था कि लास्ट क्लास में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मैंने करवा दिया था, आज की क्लास में मैंने एक्टिविटी रेशियो आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना थर्ड दैट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इतना पार्ट आप रिवाइज करके आओ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।